मैंने अपने सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, डिमोलिशन का मुआवजा लिया और रातों रात शहर छोड़कर भाग गया। ये सब इसलिए क्योंकि पिछली लाइफ में मेरे बेस्ट फ्रेंड ने भारी कर्ज से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था और मुझे करोड़ों के कर्ज में छोड़ दिया था। उसने अपना नाम बदल लिया और अपनी सीक्रेट लाइफ जीने लगा, जबकि मैं बेवकूफों की तरह 15 साल तक दिन रात मेहनत करता रहा ताकि उसका कर्ज चुका सकूं। जब मुझे भूख लगती तो मैं सूखे बन खाता था, जब मैं थकता तो पुलों के नीचे सो जाता था। साथ ही मुझे उसकी पीछे छोड़ी हुई वाइफ और बच्चे का भी ख्याल रखना पड़ा। आखिरकार सालों की ओवरवर्क ने मेरी हेल्थ बर्बाद कर दी और मेरी मौत हो गई। लेकिन जब मेरी आंखें दोबारा खुली तो मैं उसी दिन वापस आ गया था जब मैं उसके साथ फिशिंग करने गया था। मुझे बचाने के लिए नीचे मत आना, तुम्हें स्विमिंग नहीं आती। मेरे मरने के बाद मैं अपनी वाइफ और बच्चे को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ, प्लीज उनका ख्याल रखना। उस वक्त डूजिटांग पानी में हाथ पांव मार रहा था, कभी डूबता तो कभी सतह पर वापस आता और चिल्ला चिल्लाकर अपनी आखिरी ख्वाहिशें मुझे बता रहा था। नदी का बहाव बहुत तेज था, डूजिटांग जल्दी ही बह गया और मैं बस किनारे पर खड़ा उसे धीरे धीरे नजरों से ओझल होते देखता रहा। मेरा बेस्ट ब्रो नदी में बह रहा था, फिर भी मुझे बिल्कुल पैनिक नहीं हो रहा था। इसके उलट मैं बहुत शांत था, क्योंकि मैं ये दूसरी बार एक्सपीरियंस कर रहा था। मैं अच्छी तरह जानता था कि ये सब डू जितांग की एक स्कीम थी। पिछली लाइफ की हर बात मेरे दिमाग में एक एक करके आने लगी। डू जितांग और मैं बचपन के दोस्त थे। मैं हमेशा उसे अपना बेस्ट ब्रो मानता था, लेकिन ये सिर्फ मेरी सोच थी। पिछली लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। डू जितांग ने मुझे फिशिंग के लिए बुलाया और फिर अचानक पानी में गिर गया। बहने से पहले उसने अपने आखिरी शब्द कहे और अपनी वाइफ और बच्चे की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। डू जितांग की मौत के बाद मैं हमेशा गिल्ट में रहता था। मुझे लगता था कि उसे न बचा पाना मेरी गलती थी, इसलिए मैंने खुद को उसकी फैमिली की देखभाल में पूरी तरह झोंक दिया। जब वो जिंदा था, डू जितांग ने पहाड़ों जैसा कर्ज छोड़ा था जिसे मैंने चुकाया। जब उसकी वाइफ को कार और डिजाइनर ब्रांड्स चाहिए थे तो मैंने उसे खरीद कर दिए। यहां तक कि मैंने उसके बेटे का एडमिशन बेस्ट प्राइवेट स्कूल में कराया। इसी तरह मैंने 15 साल तक डू जितांग की वाइफ और बच्चे का ख्याल रखा। इस वजह से मैंने कभी गर्लफ्रेंड बनाने की भी फिक्र नहीं की। उन 15 सालों में मैं पूरी तरह उसकी फैमिली के लिए जिया, लेकिन उसकी वाइफ और बच्चा एक गहरे गड्ढे की तरह थे। उन्होंने मेरा सब कुछ चूस लिया और पैसों के लिए अंतहीन डिमांड्स करते रहे। आखिर में ओवरवर्क की वजह से मुझे कैंसर हो गया। मेरी लाइफ के आखिरी पलों में डू जितांग अपनी वाइफ और बच्चे के साथ मेरे सामने आया। थैंक्स मेरी वाइफ और बच्चे का इतने सालों तक ख्याल रखने के लिए। उस वक्त मेरे पास अपनी मौत का नाटक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब मैं कामयाब हो गया हूं और वापस आ गया हूं। अब तुम शांति से मर सकते हो। मेरी वाइफ और बच्चे को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि ये सब डू जितांग की स्कीम थी। वो डूबने वाला इंसिडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि कर्ज से बचने के लिए बिछाया गया एक जाल था। उसने भागने के लिए अपनी मौत का नाटक किया और फिर हमारी भाईचारे और मेरे गिल्ट का फायदा उठाकर मुझसे अपनी फैमिली की सेवा करवाई। इस बीच उसने अपनी पहचान छिपाई और अपनी बेफिक्र लाइफ जीता रहा। लेकिन जब तक मुझे सच पता चला, बहुत देर हो चुकी थी। मैं सिर्फ तड़प कर रह गया और देखते देखते मर गया। पिछली लाइफ की हर छोटी डिटेल याद करते हुए मैंने नदी की ओर देखा, जहां डू जितांग अब दिखाई नहीं दे रहा था, और गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। चूंकि न तो डू जितांग को और न ही मुझे स्विमिंग आती थी, इसलिए पिछली लाइफ में मैंने कभी उसकी मौत पर शक नहीं किया। गाइज, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है। मैं सारे मैचेस इस ऐप के थ्रू फॉलो करूंगा। इसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है। लेटेस्ट मैच शेड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से अर्न करने का मौका। और आईपीएल के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरे टूर्नामेंट के दौरान कैश प्राइजेस और एप्पल टेक के गिवअवेज होंगे, एक परफेक्ट चांस अपना फोन अपग्रेड करने का। और यही नहीं, आईपीएल के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट्स पर बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है और अभी आप मैक्सिमम 70,000 रुपए तक का बोनस ले सकते हो प्रोमो कोड YASIKO100 के साथ। कमेंट में दिए गए लिंक को फॉलो करो, वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहो और अपना गेमिंग बैंक अभी से रेडी करो। लेकिन अब सोचने पर इसमें बहुत सारी खामियां नजर आ रही थीं। एक डूबता हुआ आदमी इतनी शांति से अपने आखिरी शब्द कैसे कह सकता है? पता चला कि उसने बहुत पहले ही चुपके से स्विमिंग सीख ली थी। उसने मुझे अपना गुलाम बनाने के लिए बेवकूफ बनाया। उसने मुझे फाइनेंशियली बर्बाद कर दिया और मेरी लाइफ नर्क बना दी। मैं उसकी वाइफ और बच्चे के लिए कुत्ते की तरह काम करता रहा। इस लाइफ में मैं उसे सबक सिखाऊंगा। मैंने पिछली लाइफ की तरह ही पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, लेकिन उन्हें भी डू जितांग नहीं मिला। उन्होंने फिलहाल ये मान लिया कि वो बह गया है और मिसिंग है। साथ ही मैंने डू जितांग की वाइफ फू यांजी को भी कॉन्टैक्ट किया। थोड़ी ही देर में फू यांजी डू जितांग के बेटे डू कॉन के साथ वहां पहुंची। मुझे देखते ही फू यांजी बहुत भड़क गई। वो दौड़कर आई और मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने पहले ही भांप लिया और आसानी से बच गया। मुझे थप्पड़ मारने में फेल होने पर फू यांजी चिल्लाई, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने अचानक डू जितांग को फिशिंग के लिए क्यों बुलाया? अगर तुम नहीं होते तो वो कैसे मरता? अब जब वो मर गया है तो हम क्या करेंगे? मेरे पति की जान वापस दो। पिछली लाइफ में जब फू यांजी ने मुझ पर आरोप लगाए थे तो न सिर्फ मैंने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि खुद को बहुत कोसा था। मैंने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था। मुझे सच में लगा था कि मैंने ही डू जितांग को मारा है। लेकिन अब मैंने बस फू यांजी से कहा, तुम मुझे इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकती। डू जितांग ने ही आज मुझे फिशिंग के लिए बुलाया था। मैं तो आना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती खींच लाया। वैसे भी डू जितांग अभी सिर्फ मिसिंग है। तुम्हें पक्का कैसे पता कि वो मर गया है? क्या पता, शायद वो जल्दी ही मिल जाए।
वह नदी में बह गया है, वह जिंदा कैसे हो सकता है? क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। जब तक मैं बॉडी नहीं देख लेता मैं नहीं मानूंगा कि डू जितांग मर गया है। दूसरी तरफ ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सच में उसे मरा हुआ देखना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। डू जितांग मेरा पति है, मैं उसे मरा हुआ क्यों चाहूंगी? ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने उस पर नजर नहीं रखी और इसी वजह से उसकी जान गई। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैंने नजर नहीं रखी? वही था जिसने खतरे को इग्नोर किया और गहरे पानी में फिशिंग करने की जिद की। मैं उसे रोक नहीं पाया। डू जितांग तुम्हारा बेस्ट ब्रो था, उसके साथ कुछ हुआ है, तुम उसके बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अगर तुम में थोड़ी भी इंसानियत बची है तो तुम्हें डू जितांग की जगह लेनी होगी और हमारा ख्याल रखना होगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसकी जगह लेकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे नहीं पता। डीयू कॉन का स्कूल जल्द ही शुरू होने वाला है और हमें अभी तक नहीं पता कि ट्यूशन फीस के पैसे कहां से आएंगे। अब जब डीयू जितांग चला गया है तुम उसके बेस्ट ब्रो हो, तुम्हें उसके लिए ये पैसे देने होंगे। उसी वक्त डू जितांग का बेटा डू कॉन भी दौड़कर आया और मुझसे बोला, मुझे अभी भी खिलौने चाहिए, तुम्हें उन्हें मेरे लिए खरीदना होगा। उनका एटीट्यूड देखकर मैं मन ही मन हंसा। वे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं लग रहे थे जिन्होंने अभी अभी अपना पति और पिता खोया हो। पिछली लाइफ में क्योंकि मैं बहुत दुखी था मैंने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर यह सब झूठ से भरा लग रहा था। मैंने बस अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। उसे स्कूल से निकाल दो, प्राइवेट स्कूल का चक्कर क्यों पालना? सरकारी स्कूल भी ठीक है। ये सुनकर फू यानजी और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। क्या? डू कौन सरकारी स्कूल में कैसे जा सकता है? क्या तुम मेरे बेटे की लाइफ बर्बाद करना चाहते हो? वैसे भी उसके ग्रेड्स बहुत खराब हैं, वो कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम, हे भगवान, मेरी लाइफ कितनी दुख भरी है। पहले तुमने मेरे पति को मार दिया और अब तुम हमें लावारिस छोड़ रहे हो। डू जितांग, तुमने उसे पहचानने में वाकई गलती की। उसने तुम्हें अपना बेस्ट ब्रो माना, फिर भी तुम उसकी वाइफ और बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुम पूरी तरह से पत्थर दिल हो। क्या तुम डू जितांग की दोस्ती के लायक भी हो? फू यानजी ने खूब तमाशा किया जैसे कोई स्कैमर हो। वो लगातार डीयू जितांग की मौत के लिए मुझे ब्लेम करने पर अड़ी रही, लेकिन मैं अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। मैंने साफ कह दिया कि उसकी मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है और जिद पर अड़ा रहा कि बच्चे डीयू कॉन को सरकारी स्कूल में ही जाना होगा। मैंने किसी भी तरह की मदद करने से मना कर दिया। काफी देर तक बहस करने के बाद जब उसे लगा कि वो मुझसे कुछ नहीं निकलवा पाएगी तो वो गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। अगर कोई बाहर वाला ये सब देखता तो उसे जरूर लगता कि मैं बहुत बेरहम हूँ, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि ये बेरहमी ही उनके लायक है। कुछ दिनों बाद तक भी डीयू जितांग का कहीं पता नहीं चला। सबने मान लिया कि वो मर चुका है। मेरा भी अभी उसे ढूंढने का कोई इरादा नहीं था। फू यानजी ने मुझसे पैसे ऐंठने के लिए हर मुमकिन चाल चली, लेकिन मैंने एक पैसा भी देने से साफ इनकार कर दिया। पिछली लाइफ में तुमने मुझे एटीएम की तरह इस्तेमाल किया था, इस लाइफ में मैं तुम्हें एक धेला भी नहीं दूंगा। मैं देखना चाहता था कि डीयू जितांग कब तक छिपा रहता है। उस दिन फू यानजी ने मुझे फिर से कॉल किया। फोन पर उसकी आवाज बहुत घबराई हुई थी। चेनमो, जल्दी मेरे घर आओ और हमें बचाओ। अगर तुम नहीं आए तो हम मारे जाएंगे। मैंने कोई वजह नहीं पूछी, फोन काटा और सीधे उसके घर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि फू यानजी के घर के अंदर उसके और उसके बेटे के अलावा कुछ हट्टे कट्टे गुंडे मौजूद थे। मुझे देखते ही उसे लगा जैसे कोई मसीहा आ गया हो। वो चिल्लाई, चेनमो, तुम फाइनली आ गए, हमें बचाओ, ये लोग हमें चोट पहुंचाना चाहते हैं। फिर वो गुंडों की तरफ मुड़ी। ये मेरे पति का बेस्ट ब्रो है, जो कर्ज मेरे पति ने तुमसे लिया है उसे चुकाने में ये मदद करेगा। कोने में दुबका हुआ बच्चा डीयू कॉन भी बोल पड़ा, अंकल चेन मेरे पापा का कर्ज चुकाएंगे। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो इनसे मांगो, हमारे पीछे मत आओ। गुंडों ने मेरी तरफ देखा। उनमें से एक खतरनाक दिखने वाले आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, क्या तुम इनका कर्ज चुकाओगे? कैसा कर्ज? मुझे तो पता भी नहीं कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। वो गुंडा ठिठक गया। फिर उसने फू यानजी को घूरा। फू यानजी ने जल्दी से मुझे समझाया, ये लोग आ जाए और कह रहे हैं कि डीयू जितांग ने इनसे बहुत सारा पैसा उधार लिया है और ये हमें चुकाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब मैं इतने पैसे कहां से लाऊं? उन्होंने यहां तक कहा कि अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वे हमें घर से बाहर निकाल देंगे और घर जब्त कर लेंगे। चेनमो, तुम डीयू जितांग के बेस्ट ब्रो हो, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। क्या तुम सच में हमें मरते हुए और सड़कों पर ठिठुरते हुए देखोगे? फू यानजी ने बड़ा मासूम चेहरा बना लिया। ये देखकर मैं मन ही मन हंसा। डू जितांग की मौत का सबसे बड़ा कारण यही भारी कर्ज था। पिछली लाइफ में गिल्ट और फू यानजी और उसके बेटे को बचाने की चाहत में मैंने बेवकूफी में उसका कर्ज चुका दिया था। उस वजह से अगले 15 साल में कर्ज के बोझ तले दबा रहा। लेकिन अब तुम चाहते हो कि मैं पैसे दूं? नामुमकिन। न केवल मैं मदद करने वाला था बल्कि मैं आग में घी डालना चाहता था। मैं गुंडे की तरफ मुड़ा। डू जितांग ने आपसे कितना उधार लिया है? 50 लाख। ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर 10-20 हजार होते तो मैं मदद कर देता। कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है, यही दुनिया का दस्तूर है। लेकिन मेरे पास उसकी मदद करने की ताकत नहीं है। आप लोगों को उसी के पीछे जाना चाहिए जिसने आपसे पैसे लिए हैं। अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो इसे कर्ज चुकाने के लिए घर बेचना होगा। फू यानजी घबरा गई। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तुम्हें डिमोलिशन का लाखों का मुआवजा मिला है ना? मैं मन ही मन मुस्कुराया। तो असल में उनका निशाना मेरा मुआवजे का पैसा था। कोई हैरानी नहीं कि डीयू जितांग ने अपनी मौत का नाटक करने के लिए यही वक्त चुना। कुछ दिन पहले ही मेरे पुराने घर का मुआवजा मिला था। एक बार ड्रिंक करते वक्त मैंने इसका जिक्र डीयू जितांग से किया था। लगता है उसे पता था कि मेरे पास पैसे हैं, इसलिए उसने मुझे फंसाने के लिए ये स्कीम बनाई। मुआवजे के सारे पैसे मेरे पेरेंट्स के पास हैं और वैसे भी वो सिर्फ 10 लाख के आसपास ही हैं।
वो तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं है। हकीकत में मुआवजा 40 लाख था, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानने वाला था। फू यानजी बोली, तुम्हारे पास जो भी है बस वही दे दो। मैं तुम्हें क्यों दूं? ये मेरा कर्ज नहीं है। तुम्हारा ये घर कम से कम 20 लाख का होगा। क्या इसे बेचकर कर्ज चुकाना बेहतर नहीं होगा? नहीं, अगर हम घर बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? जाहिर है कहीं रेंट पर घर ले लेना। आजकल तुम कहीं भी रह सकते हो। ये कहने के बाद फू यानजी के जवाब का इंतजार किए बिना मैं वापस गुंडों की तरफ मुड़ा। भाइयों, डू जिटांग के कर्ज के बारे में मुझे भी अभी पता चला है। भले ही हम ब्रो हैं, लेकिन जिसने पैसा लिया है वही चुकाएगा। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको जिसके पीछे जाना है आप जा सकते हैं। हालांकि मेरे ब्रो डीयू जितांग की बॉडी अभी तक नहीं मिली है। हो सकता है वो मरा न हो, क्या पता, शायद वो जिंदा हो और घर आने से डर रहा हो। मेरी बातों ने गुंडों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वे आज इतनी हड़बड़ी में कर्ज वसूलने आए थे क्योंकि उन्होंने डू जिटांग की मौत की खबर सुनी थी और उन्हें डर था कि फू यानजी भी कहीं भाग न जाए। मैंने आगे कहा, मेरा सुझाव है कि आप लोग इन पर नजर रखने के लिए किसी को छोड़ दें। इस तरह चाहे डीयू जितांग मरा हो या नहीं, आपको उनके भागने की चिंता नहीं करनी होगी। अगर वो जिंदा है तो उसे वापस आना ही होगा, और अगर वो सच में मर गया है तब आप इनसे निपट सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप इन्हें बाहर निकालकर घर बेच भी दें तो भी कर्ज पूरा नहीं होगा। गुंडों ने आपस में कुछ देर चर्चा की। उनके लीडर को मेरी बात सही लगी और उसने सिर हिलाया। ठीक है, आज मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। फिर वो फू यानजी की तरफ मुड़ा और धमकी दी, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना और भागने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम दोनों को काट डालूंगा। चलो यहाँ से। इतना कहकर लीडर अपने आदमियों के साथ चला गया। जैसे ही गुंडे नीचे जाने के लिए लिफ्ट में घुसे, फू यानजी ने मुझे घूरा और कहा, चेनमो, क्या तुम अब भी डू जितांग के ब्रो हो? तुम उसे धोखा क्यों दे रहे हो? तुम हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? मैंने कंधे उचकाए। मैंने उसे कब धोखा दिया? मैंने उसे पैसे उधार लेने के लिए नहीं कहा था। वैसे भी क्या मैंने कुछ गलत कहा? जिसने पैसे लिए वही चुकाएगा। इसके अलावा हो सकता है डीयू जितांग अभी मरा न हो। मैं तो बस समय टाल रहा था। मेरे पास कम से कम अब तुम लोगों को घर से बाहर तो नहीं निकाला जा रहा। ये सुनकर फू यानजी का गुस्सा आधा शांत हो गया। वो फिर से बेचारी बनने का नाटक करने लगी। चेनमो, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, वरना मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। डू कौन अभी छोटा है, मैं थोड़ा दुख सह सकती हूं, लेकिन वो नहीं। मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं डीयू जितांग का बेस्ट ब्रो हूं। मैं जरूर तुम लोगों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। मैंने थोड़ी देर और उसे दिलासा देने का नाटक किया और वहां से निकल गया। जैसे ही मैं लिफ्ट में घुसा, मैं धीरे से हंसा। डू जिटांग, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन इस तरह की मदद, मुझे यकीन है कि तुम इसे स्वीकार नहीं करना चाहोगे। कुछ दिनों बाद मैंने खुद पहल करके फू यानजी को बाहर मिलने के लिए बुलाया। जब मैंने उसे बुलाया तो वो थोड़ी हैरान थी, लेकिन मैं सीधे मुद्दे पर आ गया। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम लोगों की मदद करने का रास्ता सोच रहा था। कल रात फाइनली मुझे एक आइडिया आया। फू यानजी बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से पूछा, क्या आइडिया है? मैं अचानक थोड़ा दुखी नजर आने लगा। डू जितांग, इतने दिन हो गए और वो अभी तक नहीं मिला। मुझे पता है कि इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि वो अब नहीं रहा। मैं कह रहा था कि शायद वो जिंदा हो, लेकिन वो सिर्फ मेरी उम्मीद थी। अब जब वो चला गया है तो तुम्हें और डीयू कॉन को तो अपनी लाइफ जीनी ही होगी। इसलिए मैं तुम्हें एक अमीर आदमी से मिलवाने की सोच रहा हूँ। क्या? फू यानजी पहले तो सन रह गई, फिर अचानक भड़क गई। चेनमो, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? डू जितांग को गए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम अभी से मेरे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे हो? क्या तुम अपने बेस्ट ब्रो के साथ ऐसा बर्ताव करते हो? मैंने दिल टूटने का नाटक किया। मैं उसका बेस्ट ब्रो हूं, इसीलिए उसके लिए ये फैसला ले रहा हूं। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी बिल्कुल यही करता। तुम अभी जवान और खूबसूरत हो। क्या तुम वाकई अपनी बाकी लाइफ एक विधवा की तरह बिताने का प्लान बना रही हो? डू कॉन भी अभी छोटा है। क्या तुम चाहती हो कि वो बिना पिता के बड़ा हो? फू यानजी के होंठ कुछ कहने के लिए खुले, लेकिन मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। तुम्हें और डीयू कॉन को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूं। बस एक सही लड़का है, इसलिए मैं तुम्हें उससे मिलवा रहा हूं ताकि तुम उसे जान सको। उसका नाम ची बोचांग है। वो एक बिजनेसमैन है। उसने इन सालों में काफी पैसा कमाया है। उसकी नेटवर्थ करोड़ों में होगी। ये कहते ही मैंने देखा कि फू यानजी की आंखों में थोड़ी चमक आ गई। वह लालच में आ गई थी। मैं मन ही मन हंसा। मैंने सोचा, डू जिटांग, क्या तुम्हें इस तरह की मदद पसंद आ रही है? फू यानजी का इंटरेस्ट देखते हुए मैंने बात को आगे बढ़ाया। ची बोचांग के बच्चे नहीं हो सकते। मैंने उसे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में बताया। उसे न सिर्फ इससे कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि वो बहुत खुश था। अगर तुम दोनों साथ आ जाते हो तो वो डीयू कॉन को अपने सगे खून की तरह रखेगा। फू यानजी और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो गई, लेकिन फिर भी हिचकिचा रही थी। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। डू जिटांग, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। अगर डू जिटांग स्वर्ग से देख रहा होगा तो मेरा मानना है कि वो भी तुम्हारी खुशी में साथ देगा। ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें उसका कॉन्टैक्ट इन्फो भेज देता हूँ। तुम दोनों पहले बस चैटिंग करो। आगे क्या होना है ये वक्त पर छोड़ दो। भले ही वो हिचकिचा रही थी, लेकिन आखिरकार फू यानजी उसे फ्रेंड की तरह ऐड करने के लिए मान गई। उसके जाने के बाद मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। डू जिटांग, तुमने अपनी मौत का नाटक किया और मुझे बलि का बकरा बनाना चाहा। खैर, अब देखते हैं जब तुम्हारी वाइफ किसी और आदमी के साथ भागने वाली होगी तब क्या तुम अपनी शक्ल दिखाओगे? फू यानजी वैसी औरत है जिसे सिर्फ अपने फायदे से मतलब है, वरना वो मुझे ठगने के लिए डीयू जितांग के नाटक में शामिल होने को कभी राजी नहीं होती।
अब जब उसके सामने मांस का एक बड़ा और रसीला टुकड़ा लटक रहा है तो मुझे एक सेकंड के लिए भी यकीन नहीं है कि वो इसे नहीं पकड़ेगी। मुझे पक्का पता है कि वो अपने फायदे के लिए उसे धोखा दे देगी। डूजीटांग, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। अभी सिर्फ एक हफ्ता ही बीता था कि क्यूई बोचांग ने मुझे मिलने बुलाया। उसने मुझे बताया कि फूयानजी के साथ चीजें कैसी चल रही हैं। उसने कहा, चेनमो, क्या तुम्हें यकीन है कि फूयानजी ने अभी अभी अपना पति खोया है? क्योंकि वो बिल्कुल वैसा बर्ताव नहीं कर रही। मैंने बस इशारा किया कि मेरे पास कैश की थोड़ी कमी है और वो तुरंत बहुत ज्यादा क्लोज होने लगी। क्या ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे अपने पति के लिए कभी कोई फीलिंग्स नहीं थी। वो औरत किसी भी तरह से अच्छी नहीं है। मैं हंसा। अगर वो अच्छी इंसान होती तो मैं तुमसे मदद नहीं मांगता। बेशक मैंने फूयानजी को किसी सचमुच के अमीर आदमी से नहीं मिलवाया था। वो तो किसी और का नुकसान करना होता है ना। की बोचंग मेरा कॉलेज रूममेट था। ग्रेजुएशन के बाद वो विदेश चला गया था। वह डीयू जितांग को नहीं जानता, इसीलिए मैंने उसे फूयानजी के करीब जाने के लिए कहा था। लेकिन तुम सावधान रहना, फूयानजी से उलझना आसान नहीं है। चीजों को सच मत होने देना। बिल्कुल नहीं। अगर तुमने मुझसे नहीं कहा होता तो मैं ऐसी औरत से जितना हो सके उतना दूर रहता। अगर चीजें सच हो गईं तो मुझे डर है कि मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा। तो बस प्लान पर टिके रहो। मेरा प्लान बहुत सिंपल था, कुई बोचंग के जरिए फूयानजी और डू जितांग के रिश्ते को बर्बाद करना। फूयानजी जाल में फंसना शुरू हो गई थी। अगली सुबह मुझे एक कॉल आया। दूसरी तरफ वाले शख्स ने कहा कि उन्होंने डीयू जितांग को ढूंढ लिया है। मैंने उसे ढूंढने के लिए लोग लगाए थे और अब वे फाइनली उसे ढूंढ चुके थे। मैं उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में गया जहां डू जितांग रह रहा था। वो काफी अच्छा इलाका निकला। अपनी इन्वेस्टिगेशन से मुझे पता चला कि जिस अपार्टमेंट में डीयू जितांग था वो उसके कजिन के नाम पर रजिस्टर्ड था। लेकिन उसका कजिन तो हमेशा से गांव में रहा था। वो शहर में घर खरीदना कैसे अफोर्ड कर सकता था? इसका मतलब था कि घर असल में डीयू जितांग का ही था। उसने ये सब सिर्फ अपने कर्ज से बचने के लिए किया था। कुछ साल पहले डू जितांग कुछ इलीगल बिजनेस डीलिंग्स में शामिल था। उसने काफी पैसा कमाया, लेकिन पिछले 2 सालों में मार्केट गिर गया। इसी वजह से वो इतने कर्ज में डूब गया। ये सब जानकर मुझे बहुत गुस्सा आया। लानत है, पिछली लाइफ में मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया और तुम्हारी वाइफ और बच्चे का ख्याल रखा, जबकि तुम यहाँ चुपके से अकेले ऐश की जिंदगी जी रहे थे। मैं अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के गेट के पास छिप गया और इंतजार करने लगा। आखिरकार मैंने एक जाना पहचाना चेहरा कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते देखा। वह डीयू जितांग ही था। उसका चेहरा खिला हुआ और हेल्दी था। वो बिल्कुल भी मरा हुआ आदमी नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने गेट से बाहर कदम रखा, उसे कुछ गुंडों ने घेर लिया। तो ये वही छोटा बदमाश है। पता चला कि तुमने अपनी मौत का नाटक किया ताकि यहाँ छिप सको। तुमने हमें ढूंढने के लिए नर्क जैसे हालात से गुजारा। अब भागने के बारे में सोचना भी मत। अभी पैसे निकालो वरना तुम यहाँ से सही सलामत नहीं जाओगे। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम आज अपना कर्ज चुका रहे हो या नहीं? मेरे पास कोई पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो फिर तुम हमारे साथ चल रहे हो। रुको। उन गुंडों ने डीयू जितांग को विरोध करने का मौका भी नहीं दिया। उन्होंने उसे खींचकर एक वैन में डाला और वहां से निकल गए। वैन को दूर जाते देख मेरे मुंह से एक सुकून भरी हंसी निकली। तुम जहां चाहो भागो। वे गुंडे कोई अजनबी नहीं थे। ये वही थे जो कुछ दिन पहले कर्ज वसूलने फूयानजी के घर गए थे और आज उनका यहाँ आना जाहिर है मेरी वजह से था, क्योंकि मैंने ही उन्हें खबर दी थी। डू जितांग की कर्ज से बचने की कोशिश ने यकीनन उसके लेनदारों को बहुत गुस्सा दिलाया होगा। अगर वो मरा नहीं तो कम से कम उसकी खाल तो जरूर उधेड़ दी जाएगी। उसने पिछली लाइफ में मुझे इतना तड़पाया था। अब मैं पहले थोड़ा ब्याज वसूलूंगा। उस रात मैंने डीयू जितांग का फोन कॉल छुपकर सुना। ये लेनदारों और मेरे बीच हुई डील का हिस्सा था। मैंने उन्हें बताया था कि डू जितांग कहाँ छिपा है। बदले में जब वे उसे पीट रहे थे, उन्होंने चुपके से उसके फोन में एक सुनने वाला डिवाइस लगा दिया था और बाद में मैं उन्हें डीयू जितांग के बारे में जानकारी देता रहूंगा। वो फूयानजी को कॉल कर रहा था। हनी, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, क्या तुम मुझे कुछ भेज सकती हो? तुम्हारे पास जो 1 लाख थे उनका क्या हुआ? वे सब कैसे खत्म हो गए? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन उन कर्ज वसूलने वालों ने आज मुझे घेर लिया। उन्होंने मेरे सारे पैसे ले लिए, एक पैसा भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे पीटा भी। उन्होंने मुझे कुछ देर पहले ही छोड़ा है। अब मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी पुरानी जगह वापस जाऊं। प्लीज मुझे खाने के लिए जल्दी से कुछ पैसे भेज दो। लेकिन मेरे पास भी ज्यादा नहीं बचे हैं। घर में हमारे पास जितने पैसे थे उनमें से ज्यादातर तो तुम ही ले गए थे। तुम्हारे पास जो भी है बस वो सब मुझे भेज दो। फिर मैं और हमारा बेटा कैसे जिएंगे? तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड यकीनन हमारा ख्याल रखेगा, लेकिन अब उसने हमें एक ढेला भी नहीं दिया है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या गलत हुआ। वो पहले कभी ऐसा नहीं था। मैं कुछ रास्ता निकालूंगा, बस पहले मुझे खाने के पैसे भेज दो। मैं तुम्हें 1000 भेज रही हूँ। मेरे पास बस इतना ही है, इसके बाद तुम अपना देख लेना। 1000? इसमें मैं कितने वक्त का खाना खा पाऊंगा? मुझे और भेजो। मैं तुम्हारे लिए और पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे और बेटे के भी खर्चे हैं। ठीक है, बस पहले इसे भेज दो। उनकी बातचीत सुनकर मैंने एक ठंडी मुस्कान दी कि ये तो बस शुरुआत है। कुछ दिनों बाद मुझे फिर से की बोचंग का कॉल आया। उसने बताया फूयानजी पिछले कुछ दिनों से और भी ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रही है। ये खबर सुनकर मुझे पता चल गया कि फूयानजी और डीयू जितांग का रिश्ता अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। इसलिए मैंने आग में थोड़ा और घी डालने का फैसला किया। अगली सुबह मैं फूयानजी से मिलने गया। मैंने उसे बताया कि मुझे अभी अभी कुछ याद आया है।
उस दिन जब मैं डीयू जितांग के साथ ड्रिंक कर रहा था, वो बहुत नशे में था और उसने जिक्र किया था कि उसका नानयुआन जिले में एक घर है, वो उसके कजिन के नाम पर है। अब जब वो चला गया है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम वो घर उसके कजिन से वापस ले सकती हो? अगर तुम उसे वापस ले सको तो वो तुम्हारे लिए एक बड़ी प्रॉपर्टी होगी। क्या क्या तुम्हें यकीन है उसका नन्युआन जिले में घर है? मुझे याद है उसने नन्युआन कहा था, लेकिन उस वक्त वो बहुत नशे में था। मुझे नहीं पता कि वो सच बोल रहा था या नहीं। तुम्हें उसके कजिन से पूछकर देखना चाहिए। फू यानजी का चेहरा पहले पीला पड़ा, फिर गुस्से से हरा हो गया। ठीक है, मैं अभी जाकर कंफर्म करती हूँ। फू यानजी का रिएक्शन देखकर मैं समझ गया कि मैं कामयाब हो गया हूँ। फू यानजी को अंदाजा भी नहीं था कि डू जितांग का एक और घर है। पिछली लाइफ में डीयू जितांग ने उसी घर को बेचने से मिले पैसों का इस्तेमाल अपना बिजनेस शुरू करने और अमीर बनने के लिए किया था। जब वो अमीर था तब फू यानजी को फर्क नहीं पड़ा कि डू जितांग ने कभी ये बात उससे छिपाई थी। लेकिन अब हालात अलग हैं। मेरे बिना फू यानजी अकेले बच्चे को पालने के लिए संघर्ष कर रही है, और फिर भी डीयू जितांग ने उससे लाखों का घर छिपाया। वो यकीनन आग बबूला हो जाएगी। अब वो डीयू जितांग पर कभी भरोसा नहीं करेगी। असल में उनके रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाएगी। जाहिर है, जैसे ही मैं वहां से निकला, फू यानजी ने डू जितांग को कॉल किया और मैं उनकी बातचीत सुन रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डू जितांग? तुमने मुझसे झूठ बोलने की जुर्रत कैसे की? सच सच बताओ, नन्युआन जिले वाला घर तुम्हारा है या नहीं? तुम्हें कैसे पता चला? ये मत पूछो कि मुझे कैसे पता। तुमने इसे मुझसे छिपाने की हिम्मत की। तुमने मुझसे कहा था कि वो रेंट पर है। मैं यहाँ हमारे बेटे को पालने के लिए संघर्ष कर रही हूँ और तुम वहां चुपके से ऐश कर रहे हो। क्या तुम इंसान भी हो? मैं कुछ छिपा नहीं रहा था, मुझे बस तुम्हें बताना याद नहीं रहा। वैसे भी मैं कोई ऐश नहीं कर रहा हूँ। मैं उस घर को बेचने का प्लान बना रहा था ताकि बिजनेस के लिए पैसे मिल सकें। अगर तुम घर बेचोगे तो तुम्हें आधा पैसा मुझे देना होगा। बिल्कुल नहीं, वो हमारी शादी से पहले की मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो शादी से पहले की थी या बाद की। अगर तुम मुझे आधा हिस्सा नहीं दोगे तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम मरे नहीं हो। शांत हो जाओ, चलो इस बारे में बात करते हैं। तुम्हें आज अपनी बात साफ करनी होगी, वरना ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरी लाइफ अभी कितनी मुश्किल है? मेरे पास पैसे नहीं है और मैं अकेले हमारे बेटे को पाल रही हूँ और तुम अपनी मौत का नाटक करके मजे कर रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें आधा हिस्सा दे दूंगी। उनकी बहस एक अच्छे मोड़ पर खत्म होती दिख रही थी, लेकिन जैसा कि मैं उन्हें जानता हूँ, मुझे पता था कि दोनों के अपने अपने छिपे हुए एजेंडे थे। उनका रिश्ता टूटना ही था। जाहिर है, मैं डीयू जितांग को शांति से घर बेचने नहीं देने वाला था। जिस दिन उसे घर बेचने से बिजनेस के पैसे मिलने वाले थे, उसी दिन मैंने उसके लेनदारों को खबर दे दी। कर्ज वसूलने वालों ने उसी दिन उसे ढूंढ लिया। उन्होंने उसे धमकाया और उसके सारे पैसे फिर से छीन लिए। डू जितांग के पास एक बार फिर कुछ नहीं बचा। उसने फिर से फू यानजी को कॉल किया। हनी, मेरे पास खाने के लिए फिर से पैसे खत्म हो गए हैं। क्या तुम मुझे थोड़े और भेज सकती हो? क्या? तुम्हारे पास फिर से पैसे कैसे खत्म हो गए? क्या तुमने नहीं कहा था कि आज तुम्हें घर बेचने के पैसे मिल रहे हैं? वो पैसे फिर से छीन लिए गए। डू जितांग, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? हमने घर बेचकर पैसे बांटने की बात की थी और अब तुम मुझे मेरा हिस्सा नहीं देना चाहते, इसलिए तुम ये बहाना बना रहे हो। नहीं, वे सच में छीन लिए गए। मुझे नहीं पता उन्हें कैसे पता चला कि मेरे पास पैसे हैं। पिछली बार पकड़े जाने के बाद मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तुम तो शिफ्ट हो गए थे ना, फिर वे तुम्हें कैसे ढूंढ सकते हैं? तुम यकीनन मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने कहा था कि तुमने घर 10 लाख में बेचा है, तो जल्दी करो और मुझे मेरे 5 लाख दो। पागल मत बनो, मेरे पास अभी 5 पैसे भी नहीं है। मैं तुम्हें 5 लाख कहाँ से दूं? तुम्हें आज मुझे 5 लाख देने ही होंगे, वरना मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। तलाक? तुम क्या बकवास कर रही हो? हमारा प्लान अभी पूरा भी नहीं हुआ है। हम तलाक कैसे ले सकते हैं? तुम्हारा वो घटिया प्लान, क्या वो पूरा होना मुमकिन भी है? अगर मैं तुमसे तलाक नहीं लेती हूँ तो क्या मैं तुम्हारे साथ यूं ही घुटती रहूं? हमारे पास अभी एक पैसा भी नहीं है और कर्ज वसूलने वाले हर दिन आ जाते हैं। हम ऐसे कैसे जिएंगे? मैं अभी मरा हुआ माना जाता हूँ। मैं तुम्हें तलाक कैसे दे सकता हूँ? तुम खुद रास्ता निकालो, वरना मैं तुम्हें सच में मरा हुआ मान लूंगी और डीयू कॉन के लिए एक अच्छा पिता ढूंढ लूंगी। नहीं, डू कॉन मेरा बेटा है, वो मेरा है। तुमने पिता के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की हैं। डू कॉन मेरे साथ रहेगा, मैं उसे एक बेहतर लाइफ दूंगी। क्या तुम मेरी पीठ पीछे किसी और मर्द से मिल रही हो? तलाक और बच्चे को लेकर डू जितांग और फू यानजी के बीच पूरी तरह से अनबन हो गई। वे अंतहीन बहस करते रहे और आखिरकार खराब रिश्तों के साथ अलग हो गए। और मैं इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड बस इस ड्रामे का लुत्फ ले रहा था। वे जितना ज्यादा लड़ते उतना ही मेरा काम आसान होता। अगले दिन ची बोचांग ने मुझे रिपोर्ट दी कि फू यानजी ने इशारा किया है कि वो उससे शादी करना चाहती है। मैंने की बोचांग से कहा कि वो फू यानजी को मौका देने का नाटक करे। कुछ दिनों बाद फू यानजी ने फिर से डू जितांग को कॉल किया और तलाक की डिमांड की, लेकिन डू जितांग अभी भी नहीं मान रहा था। तब फू यानजी ने उसे धमकी दी, अगर तुम तलाक के लिए राजी नहीं हुए तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि तुमने अपनी मौत का नाटक किया है। अगर तुम मुझे शांति से नहीं जीने दोगे तो मैं तुम्हें भी वो नहीं मिलने दूंगी जो तुम चाहते हो। ठीक है, अगर तुम तलाक चाहती हो तो ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन अभी नहीं। तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। क्या काम है? चेनमो के पास जाओ। उस दिन फू यानजी फिर से मुझसे मिलने आई। उसके चेहरे पर थोड़ी अजीब सी झिझक थी।
चेनमो, 2 दिन बाद मैं उस जगह जाना चाहती हूँ जहाँ ड्यू जितांग का एक्सीडेंट हुआ था, ताकि मैं उसे श्रद्धांजलि दे सकूं। लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है और मेरी अकेले जाने की हिम्मत नहीं है। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? जरूर, ये तो अच्छी बात है। मुझे कब कांटेक्ट करना है? मैंने हामी भर दी। जाहिर है मुझे मानना ही था। ड्यू जितांग आखिरकार और ज्यादा चुप नहीं बैठ सका। वो अब सामने आने ही वाला था। 2 दिन बाद दोपहर में फू यानजी उस नदी के किनारे गई जहां ड्यू जितांग का एक्सीडेंट हुआ था। हम दोनों वहां श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ सामान लेकर पहुंचे। उस दौरान फू यानजी थोड़ी तनाव में लग रही थी, लेकिन मैंने ध्यान न देने का नाटक किया। जब हम अपना काम पूरा करके जाने ही वाले थे तो हमने देखा कि एक शख्स हमारा रास्ता रोके खड़ा है। वह ड्यू जितांग था। मैंने देखा कि उसके हाथ में एक धारदार चाकू था। मैंने हैरान होने का नाटक किया। ड्यू जितांग, तुम मरे नहीं हो। मैं मरा नहीं हूं। तुम तो यही चाहते थे कि मैं मर जाऊं, है ना? मैं तुम्हें मरा हुआ क्यों चाहूंगा? तुम मेरे बेस्ट ब्रो हो। मेरी तो बस यही दुआ थी कि तुम जिंदा हो। और अब ये बहुत अच्छी बात है कि तुम सच में जिंदा हो। ये कहकर मैं उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं उसके सामने पहुंचा, उसने चाकू मेरी छाती पर लगा दिया। हिलना मत। हिले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ड्यू जितांग, इस सब का क्या मतलब है? क्या मतलब? क्या तुम मुझे अपना भाई मानते भी हो? जिन दिनों मैं मरा हुआ था तुमने मेरी वाइफ और बच्चे की क्या मदद की? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने हर दिन उनका ख्याल रखा। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, पास ही खड़ी फू यानजी भड़क गई। तुमने कब हमारा ख्याल रखा? ड्यू जितांग के गायब होने के बाद तुम्हें हमारी कोई फिक्र नहीं थी। तुमने हमें एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। ड्यू जितांग, मेरी बात सुनो। ये इसलिए था क्योंकि मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि तुम मर चुके हो, इसीलिए मैंने वैसा बर्ताव किया। ओह सच में? मैं अभी मरा ही था और तुम मेरी वाइफ के लिए दूसरा मर्द ढूंढने लगे थे। ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है, पर खैर ये सब अभी मायने नहीं रखता। अभी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम अभी भी मुझे भाई मानते हो तो मुझे 30 लाख दो। 30 लाख? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं होंगे? तुम्हें अभी घर के मुआवजे के तौर पर लाखों रुपए मिले हैं। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। ड्यू जितांग ने चाकू मेरी छाती पर और जोर से दबाया। अभी मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, भीख नहीं मांग रहा। अभी पैसे मेरे हवाले करो वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूंगी। ड्यू जितांग, हम भाई हैं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कौन तुम्हें भाई मानता है? जल्दी करो वरना मैं अभी चाकू घोंप दूंगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं दे दूंगा। जैसे ही मैंने अपना फोन निकाला, उसने उसे मेरे हाथ से झपट लिया। पैसे कौन से बैंक में हैं? पासवर्ड क्या है? मैंने उसे पासवर्ड बता दिया। उसने बैंकिंग ऐप खोला और बैलेंस देखकर ठहाका मारकर हंसा। और तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। फिर ये क्या है? मेरी उम्मीद से ज्यादा 40 लाख। लेकिन अब यह सारा पैसा मेरा है। तुमने तो कहा था कि तुम्हें सिर्फ 30 लाख चाहिए। अब जब तुम्हारे पास उससे ज्यादा है तो जाहिर है मैं ज्यादा ही लूंगा। तुम मेरा किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन कर रहे हो। ये गैरकानूनी है। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? चाकू नीचे रखो। हा, गैरकानूनी? तुम्हें मारने के बाद मैं इसे फिर से एक एक्सीडेंट दिखा दूंगा। किसे पता चलेगा कि ये मैंने किया है? एक मरा हुआ आदमी कातिल नहीं हो सकता। ड्यू जितांग बड़े घमंड के साथ बोला और फोन से पैसे ट्रांसफर करने ही वाला था। ठीक उसी पल चारों तरफ से पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई। हिलना मत, अपना हथियार डाल दो। ड्यू जितांग झटके से चौंक गया। मैंने उस मौके का फायदा उठाकर उसे एक लात मारी जिससे वो जमीन पर गिर गया और मैं सीधा पुलिस की तरफ भागा। मैं खतरे से बाहर निकल चुका था। ड्यू जितांग की चाल को अच्छी तरह जानते हुए मैं इतना बेवकूफ नहीं था कि यहां अकेला आता। मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। जब तक ड्यू जितांग कोई हरकत करता उसकी किस्मत का फैसला हो चुका था। ड्यू जितांग घबराहट में उठा। उसने देखा कि हर तरफ पुलिस थी। चूंकि उसके हाथ में अभी भी हथियार था, पुलिस ने उसे तुरंत काबू में नहीं किया बल्कि हथियार डालने का ऑर्डर दिया। उसने हथियार नहीं डाला बल्कि मुझे घूरते हुए बोला, तुमने पुलिस बुलाई? तुमने पुलिस क्यों बुलाई? क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हारी मौत का नाटक सबको बेवकूफ बना देगा? मुझे बहुत पहले से पता था कि तुमने ये सब नाटक किया है। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए एक्सपोज नहीं किया क्योंकि मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। मेरी पिछली लाइफ के सारे हिसाब यहीं खत्म होंगे। ड्यू जितांग पागलों की तरह हंसा, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया। इसके बजाय उसने सीधे नदी में छलांग लगा दी। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस के पास नदी के किनारे लोगों को तैनात करने और उसकी तलाश करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जहां तक फू यानजी की बात है, जो शुरू से ही डर के मारे पीली पड़ गई थी, वो सिर्फ अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गई और बड़बड़ाने लगी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ड्यू जितांग ने मुझे आने के लिए कहा था। मेरा सच में इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा इससे लेना देना कैसे नहीं है? तुम्हें पता था कि ड्यू जितांग क्या चाहता है। तुम मुझे मारना चाहते थे, फिर भी तुमने मुझे यहां आने के लिए धोखा दिया। 2 दिन बाद ड्यू जितांग की बॉडी नदी के बहाव के साथ नीचे की तरफ मिली। ये नतीजा मेरे लिए थोड़ा हैरान करने वाला था। मुझे लगा था कि उसे स्विमिंग आती है और वो इस बार बच निकलेगा और बाद में पकड़ा जाएगा। किसने सोचा था कि वो सच में डूब जाएगा? पिछली बार वो मुझे बेवकूफ बनाने और अपनी मौत का नाटक करने के लिए नदी में कूदा था। इस बार वो नदी में कूदा और सच में मर गया। ऐसा लगता है जैसे किस्मत को वाकई मजाक करना पसंद है। चूंकि फू यानजी ने एक साथी के तौर पर मेरी किडनैपिंग में हिस्सा लिया था, इसलिए वो भी सजा से नहीं बच सकी। उसे यकीनन जेल जाना होगा। और अब जब मैं इन 2 मुसीबतों से बच गया हूं तो मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा हूं। आखिरकार अब मेरे पास अपनी खुद की लाइफ जीने के लिए वक्त है।